प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं उनके लिए पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा कि नहीं निकलता है जिनका एग्ज़ाम। उन्होंने बोला था नेवर फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। ये कभी फोकस मत करिए कि आपको बनना क्या है, ये फोकस करिए आपको करना क्या है। बट अगर आप इसी ट्रेडमिल में घूमते रहे कि मुझको ये बनना है, ये बनना है, और आप 10 साल बाद नहीं बन पाए, 7 साल 6 साल बाद नहीं बन पाए, तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। आप ना बन पाएंगे ना आप चीज़ कर पाएंगे। तो सर ये 3 स्टेजेस हैं जो आपको टेस्ट करती हैं। तो आपको तीनों स्टेज में खरा उतरना है, तो आप स्किल डेवलप करिए। हेलो लर्नर्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, और स्वागत है आपका यूपीएससी वाला पे। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद है, मिस्टर ऋषभ त्रिवेदी, जिन्होंने 2021 में ऑल इंडिया रैंक 215 सिक्योर करी है और साथ ही साथ वो एडवोकेट रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी जो टोटल जर्नी है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, एंड आई एम वेरी श्योर कि हम दोनों ही लोग, मैं भी और आप भी, उनकी इस पूरी जर्नी से कि किस तरह उन्होंने उनकी सुप्रीम कोर्ट की जर्नी क्या रही और यूपीएससी की जर्नी क्या रही, आई एम वेरी श्योर कि हम सारे लोग इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। स्वागत है ऋषभ जी आपका। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एट फिजिक्स वाला। आई एम पर्टिकुलरली ऑनर्ड। सर, ऑनर इज ऑल आर्स। सर, जो है आप जो आ रहे हो, आप यूपी से आ रहे हो, बांदा से, राइट? तो आपकी इनिशियल जो एजुकेशनल जर्नी थी वो कैसी थी और कब आपने शुरू डिसाइड किया कि आपको जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है? सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि कम ही लोग पूछते हैं कि कैसी एजुकेशनल जर्नी रही है। 4th क्लास के बाद मुझको घर वालों ने बुंदेलखंड एरिया से बाहर भेज दिया था, क्योंकि वो अभी भी इस नेशनल प्रॉब्लम, देयर इज़ अ डिस्ट्रेस माइग्रेशन, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ 3 इश्यूज़। एक है आपकी स्वास्थ्य की वजह से, जो लोग बाहर जाते हैं, दूसरा शिक्षा की वजह से, तीसरा रोजगार की वजह से। जब मैं छोटा था तो मुझे शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत थी, पर उधर शिक्षा का जो लैंडस्केप है, द एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट देयर इज़ नॉट दैट गुड, सो आई वॉज सेंट टू कानपुर। So the entire career of education till class 12th was in Kanpur. Okay. So sir, if I may continue from that, then I gave my CLET examination, got into National Law University Lucknow. For 5 years I went there. Then I worked in corporate investment security law firm, in one of the tier 1 law firm. And I particularly at that point of time also got London School of Economics scholarship. I didn't go there because initially I had in my mind that I have to prepare for civil services. And in my first attempt, that is in 2019, I did not get into mains because of many professional experiences and difficulty I faced. That is a more slightly personal aspect of professional life. Then in my second attempt and third attempt, I got into IPS. Okay. But in 2019 particularly, I decided that I have to start because of particularly financial issues, because it's a very natural issue which particularly UPSC aspirants faces. Then I started working for in Supreme Court. तो सर जो है मतलब आप एक तरफ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, जी सर। और एक तरफ आपने डिसाइड किया कि नहीं, ये तैयारी ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ मुझे लाइफ पॉज नहीं करनी है, मुझे लाइफ जी सर। भी आगे पैरेलली कंटिन्यू करना है। तो आपने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की जर्नी सोचा कि हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट, वाई सुप्रीम कोर्ट ओनली? जो है आप दिल्ली लखनऊ में थे। सर दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है। Okay. और दिल्ली में मेरा जॉब भी था आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। एंड आफ्टर आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल, व्हिच आई मिस्ड आउट इन माय फर्स्ट एक्सप्लेनेशन और फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सर आई केम बैक टू दिल्ली एंड माय ब्रदर वाज देयर, राइट नाउ ही इज इन सिडनी, सो the financial support I would have been getting from him only. Okay. Then I shifted back to Delhi after my post graduation, started my preparation, and joined under a senior counsel in Supreme Court. So Delhi was the particular place where I could have balanced my professional life working in Supreme Court as well as preparing for UPSC. So sir, there is a natural question, why UPSC simultaneously with Supreme Court? I knew in the beforehand that UPSC is a very arduous journey, that it creates difficulties and trouble. At the same time, if I may get statistical data from UPSC, mostly people who are in the age group of 25 to 28, particularly in their third or fourth attempt, they clear it. So I had this gumption in my mind, or this notion in my mind, that if I would
be there in the next third or fourth attempt, because definitely sir I cleared in third attempt. Okay. So I would be needing some sanity in my mind, because I do not want to give wholehearted preparation in UPSC and face with failure. And if I would have been there only as a unilateral stream preparation, then there is a downward spiral of anxiety, sadness and depression. So this litigation has maintained my sanity, mental maturity. It has given me maturity also in thought process, as well as I get efficiency from this work experience as well. So if you have little time, if you have lesser time for preparation, then you will be more efficient in preparing as well. So that thing contributed, particular litigation, Supreme Court, in my mental maturity, in my thought process, in my experience and exposure. Particularly I seen recently in various controversies such as hijab case, I assisted Supreme Court and various council. In EWS case, I am overseeing also many mining cases there. Okay. So in criminal cases also. But whatever the exposure it has provided me, it has also helped in UPSC interview as well. So that is my whole sum and substance, a long sum and substance of your answer. सो ऋषभ जी, जो है कोई ऐसा केस था जिसमें आपको लगा कि यार दिस इज लाइफ चेंजिंग, मतलब ये कर दिया ना तो इधर आना मेरा सफल हो गया, मतलब मज़ा ही आ गया? Sir, actually, after I joined Supreme Court, I won't be able to say there are many cases, but particularly when I was in law school, I started my legal career there. Okay. Because everyone know PIL, public interest litigation, and I was not that I was not advocate at that point of time. And anyone who is a public spirited individual and have this tendency to alleviate the social suffering, सामाजिक जो दुख है और जो उससे रिलेटेड और उससे संबंधित जो बुराइयां हैं आप हटा सकते हैं, तो आप PIL फाइल करिए कोर्ट में, जहाँ पे कोर्ट जो होगा या न्यायालय होगा वो मैंडेट करेगा गवर्नमेंट के, सरकार को, कि आप जो लोगों के दुख दर्द हैं उसको हटाइए. तो जो आपका मूल प्रश्न है कि फंडामेंटल क्वेश्चन इज दिस, कि ऐसा कौन सा केस था, तो मेरे थर्ड ईयर में आया था 2015 में, जो कि है पाकिस्तान से हिंदू माइनॉरिटीज आ रही थी. ओके. और वो जोधपुर में आती थी, थार एक्सप्रेस से आती थी. ओके. बट जब अभी 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो थार एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है. सर वो जोधपुर में आती थी, फिर वो जयपुर जाती थी. ओके. जयपुर, और वो आती क्यों थी हम लोग को ये भी थोड़ा संज्ञान में रखना चाहिए कि उनका मर्डर होता था. ओके. उधर उनके बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा था. ओके. मास एक्सोडस हो रहा था, गांव से गांव जला दिए जा रहे थे. तो आई वॉज यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 18 or 19. So we filed PIL. I led study group, particularly from an organization, an NGO. It's a non-NGO, files many PIL in Supreme Court. Okay. So I filed PIL, we filed PIL rather, I should not take the due credit from them. So in Jodhpur High Court. Okay. And if I tell you that particular case, you can imagine a room 7 by 7 feet. 40 families were living there. सर 26 औरतें थी और उनके बच्चे थे और उनकी सास थी. फीमेल्स वर इनसाइड. सर कुछ लोग तो खड़े खड़े सो रही थी और उनके 40 मेल्स आगे जो फुटपाथ था उसमें सो रहे थे. सो वी फाइल PIL कि इनको इकोनॉमिक परमिट तो मिले लाइवलीहुड के लिए अगर सिटीजन नहीं है. ट्रू. तो जोधपुर हाई कोर्ट से मिला, बट सुप्रीम कोर्ट में भी गया वो, अभी भी पेंडिंग है. वेस्टर्न एक्शन पाकिस्तान ग्रुप करके PIL है. ओके. तो उसमें सर मुझको लगा थोड़ा सा टिंगलिंग आई कि लीगल इज अ करियर वेयर यू कैन मेक थिंग्स इफेक्टिव. अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखे या जो आर्ग्यू किए, तो मैं इधर क्यों आ गया. हाँ. ये नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन हो सकता है. सर क्योंकि कोर्ट में व्हाट आई फाउंड कि देयर इज अ पावर, बट एज अ लॉयर यू कैन डू अ लॉट थ्रू कोर्ट, बट देयर इज पावर विच इज इनडायरेक्टली एक्सरसाइज्ड. राइट नाउ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑर्डर्स होंगे वो कौन इंप्लीमेंट करेगा, सिविल सर्वेंट्स, IAS एंड IPS पर्टिकुलरली. तो मेरा जो इनडायरेक्ट एक्सरसाइज जो पावर थी, अब मैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करूँगा. गॉट इट. So that there is a wider amplitude and magnitude of the effect without any direction. ये ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी से डायरेक्शन ले रहे हैं फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप खुद से क्यों नहीं कर सकते. वो खुद से कर सकते थे, क्यों नहीं किया. उसके जस्ट 3 महीने बाद एक और केस आया. तो वो केस भी सर थोड़ा सा दुखद ही है, फुल ऑफ सफरिंग है. बच्चे थे 6-7 साल के, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज बनाई जाती हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर.
दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस और दे वर डेफ एंड डम, बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, मूक बधिर थे. सो वी हैव रेस्क्यूड देम, पुट देम इनटू अ सेफ हाउस एंड फाइल्ड FIR, क्रिमिनल मोशंस अगेंस्ट दोज परपेट्रेटर्स. फीमेल भी थी, मेल भी थी उसमें. ओके. तो ये सब हो रहा था. सो वो ट्रिगरिंग इफेक्ट कह सकते हैं कि ये लिटिगेशन का पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज का. काफ़ी बड़ा आंसर हो गया सर उसके लिए. नहीं, जो है बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि एज अ लॉयर वी गेट टू नो कि हाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप क्या उसके लिए फाइट कर रहे हैं. तो आई थिंक जो आप कंट्रीब्यूशन एज अ लॉयर भी दे रहे थे, आई थिंक एज एन IPS ऑफिसर वो 10x जो है मौका है वहाँ से. ओके. सो जो है ऑन अ लाइटर नोट, जनरली जैसे स्पेशली अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके आने के बाद ऐसा लगता है कि लॉ के हॉस्टल में तो मस्ती ही हो रही होगी, राइट? तो जो है particularly that sorry to interrupt you, comedian is my senior. अच्छा, He's my senior, is 2 years senior. ओके. तो उनके हिसाब से तो कॉलेज में पढ़ाई तो हो नहीं रही है कुछ बेंच हिलाई जा रही हो, कुछ मस्ती हो रही है. तो जो है ऐसे माहौल में हाउ डिड यू मैनेज कि हाँ भाई मुझे UPSC की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है? सर इसका आंसर मैं 2 लेयर में देना चाहता हूँ. वो स्टैंड अप कॉमेडियन, उनको हंसाना होगा. ओके. सो ही हैज टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन कि लॉ स्कूल में ऐसा होता है. बट दैट इज द 0.001% ऑफ द परसेप्शन ऑफ लॉ स्कूल. आई क्लियर्ड क्लेट एग्जामिनेशन, सो आई वाज होपफुल गेटिंग इनटू NLU. पढ़ाई होगी जो होती है. ओके. हर जगह होती है जहाँ पढ़ाई करने लायक हों लोग. जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे. ओके. चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिशियन क्यों ना हो, जिनको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ सकते हैं. आप चाहे हार्वर्ड चले जाइए, चाहे आप ऑक्सफोर्ड चले जाइए, चाहे आप NLS चले जाइए, चाहे आप NLU कोई भी आ जाइए, चाहे आप IITian चले जाइए. काफ़ी लोग होंगे उस इंस्टीट्यूशन को भी गाली देंगे. ये होता है काफ़ी. बट सेकंड मेरा रिप्लाई ये होगा क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन हैज टू मेक पीपल लाफ, सो इट इज रिस्पांसिबिलिटी. सर वो इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली हुआ था, बट थोड़ा सा उसमें मसाला है बिकॉज ही हैज टू क्रिएट अ नैरेटिव अराउंड इट. ओके. 2015 में अर्थक्वेक आया था नेपाल का, इफ यू रिमेंबर. ओके. उस टाइम ही इंसिडेंट हुआ है. ओके. सो आई वाज आल्सो प्रेजेंट. तो काफ़ी लोग ने तो ये भी किया था, इफ आई टेल यू कनेक्टेड फ्रॉम दैट स्टोरी, कि कॉलेज में बाहर गए तो बैग रखे होते हैं. अर्थक्वेक से डर नहीं लग रहा, पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सवाल जरूर ढूंढेंगे हम. तो उन्होंने बुक्स निकाल के सवाल ढूंढने लगे. ऑन द सेकेंड एस्पेक्ट, पर्टिकुलरली इन लॉ स्कूल, देयर इज सीरियसनेस एंड मैच्योरिटी विच वन गेट्स टू इंस्टिल्ड. और लॉ एक ऐसी स्ट्रीम है सर जहाँ पे आई हैव टोल्ड इन मैनी मॉक इंटरव्यूज एंड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू आई वुड लाइक टू टेल कि इंटरसेक्शन है पॉलिसीज का. आपको साइंस भी पढ़ने को मिलेगा. अगर आप सरोगेसी का केस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में जानने को मिलेंगी. अगर आप मेडिकल साइंस में तो आपको जेनेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा. अगर आप क्रिमिनल केस कर रहे हैं तो आपको फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी. अगर आपकी सुपरटेक की बिल्डिंग मिल रही है तो सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी. सो लॉ इज़ अ काइंड ऑफ फील्ड which has the input from every other field. So सर 2 एस्पेक्ट हैं. एक तो इम्प्रेशन वाला एस्पेक्ट है जो कि सही है, बट 1% सही है. 99% होपफुली पढ़ाई होती है और पढ़ाई करनी भी चाहिए. ऐसा है. सो जो है ये जो आप कह रहे हो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स जो डिस्कशन में आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिविल हिस्ट्री एंड ऑल, तो ये लॉ कॉलेज में भी ऐसा माहौल बन गया होगा कि कि हाँ केस डिस्कस करते होंगे कि यार ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो उधर से वो एप्टीट्यूड क्रिएट हो गया होगा कि हाँ ऐसा हमें आगे जाके कुछ क्रिएट करना चाहिए. क्रिएट. तो हाउ इज़ लॉ हेल्पफुल? मतलब अगर किसी को UPSC की तैयारी करनी है तो आपका ऑप्शन भी लॉ ही है. तो हाउ मच इज़ दैट हेल्पफुल कि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा हुआ है फिर वही आपका जो है सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एंड स्कोर कैसे हो जाता है और कितना आप सजेस्ट करोगे इस ऑप्शन को? सर मैं 2 क्वेश्चन है इसमें कि लॉ स्कूल में कैसे हेल्पफुल है और लॉ ऑप्शनल कैसा है. तो पहले सर उसका जवाब ये दूंगा कि अगर आप 5 साल का लॉ कोर्स करते हैं सर, इट्स टेलर मेड फॉर UPSC. हाउ इज़ इट? बिकॉज उसमें आपको स्टार्टिंग के, क्योंकि सर BA LLB ऑनर्स की डिग्री मिलती है. ओके. तो BA में आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, पॉल साइंस भी पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी भी पढ़ाएंगे. जो UPSC में अगर आप ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप तो GS में पढ़ेंगे हो. राइट. और 5 साल आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है. जहाँ तक और अगर आपने अच्छे से पढ़ा लॉ तो आप तो एलिजिबल हो जाएंगे जुडिशरी के लिए भी. UPSC के लिए आपको तो BA LLB की डिग्री दी ही जा रही है. Okay. तो बहुत टेलर मेड
एक डिग्री है ये फॉर पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी। अगर आपने एनएलयू में पढ़ रहे हैं और अच्छे एनएलयू में पढ़ रहे हैं तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर दैट if you want to sincerely give effort for UPSC, then at least start preparation and take advantage of that degree since your first year of college. Okay. On the second aspect of law optional, so this time around I got highest in India in law optional. Okay. But sir, UPSC is such a kind of entity and species. In the last 2 attempts I was giving my mains, I was getting decent marks but not highest marks. Okay. So, and this time around, if I tell you very frankly and candidly, what I did differently, I try to do answer writing, which I did previously also. So there is only marginal thing which I have increased, that is answer writing. But I got highest. Okay. I do not know still what were the variables in the mind of examiner that they have given me the highest marks in India. एंड So वो because- आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है जी वो सर। क्या जीएस में भी रिफ्लेक्ट हुई आपके मार्क्स में? सर इससे थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि Okay. जो सर लॉ ऑप्शनल है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा GS2 में, क्योंकि उसमें पॉलिटी Polity है, है। केसेस हैं। अगर आपने लॉ का ओवरलोड GS2 में कर दिया तो बायस दिख जाएगा आप लॉ वाले Law हैं वाले। और आंसर आपका ड्राई होगा। क्योंकि आंसर ड्राई कैसे होता है, काफ़ी लोग सर इसके पीछे भागते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे सकता हूँ आंसर राइटिंग का भी से कि मुझे स्टेट्स देना है, कमिटी देनी है, मुझे बहुत सारे केसेस लिखने हैं। इमेजिन अ सिचुएशन, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप सिर्फ रिपोर्ट लिखते जा रहे हो, आप डेटा देते जा रहे हो, पर आप आंसर दे पाओगे उसका 250 वर्ड में देना है। तो यू हैव टू बी वेरी मच parsimonious or reserved as well as measured while answering the answers in GS, not to get influenced by your optional. ओके। पर्टिकुलरली सर पॉल साइंस का एग्जांपल ले लूँ। पॉल साइंस में बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ते हैं, Philosophers हैं, right. फिलोसफर्स हैं। क्या आप लिख पाएंगे उसमें? आंसर इज ऑब्वियसली नो। कितना लिख दोगे? उसको पता चल जाएगा कि आप पॉल साइंस और लॉ वाले हो, तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर आपको लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट रखना है 250 वर्ड में, रादर देन स्टेट्स याद, क्योंकि स्टेट्स का एग्जाम नहीं, उसके लिए इंडियन स्टेटिस्टिकल एग्जाम बनाया गया है। उधर इधर ये यूपीएससी का एक जीएस का आपको जर्नलिस्ट की तरह, जनरलिस्ट नॉट जर्नलिस्ट की तरह आपको सिविल सर्वेंट बनाया जा रहा है। तो आप अपना जो बौद्धिक क्षमता है आर्ग्यू करने की, रीज़न करने की, वो बढ़ाएं रादर देन कमिटी इतनी सारी याद रख लें। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, नॉट एट ऑल, बट इतना भी ज़्यादा ना लिख दें कि सिर्फ वही बायस दिखाई दे रहा है। इससे बच के रहना चाहिए। तो व्हाट वर्कड फॉर यू, मतलब जो है जैसे नॉर्मली ऐसा लगता है कि यूपीएससी नॉलेज का गेम है, राइट, कि हाँ बहुत पढ़ना है, बट आप कह रहे हो कि आप तो साथ में अपना करियर भी जो है बना रहे थे, राइट, आपने सुप्रीम कोर्ट भी ज्वाइन कर लिया था एंड यू वर इनटू काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, राइट। तो जो है व्हाट वर्कड फॉर यू कि आपने प्रीलिम्स भी क्रैक कर लिया, मेंस भी क्रैक कर लिया, आप सेलेक्ट भी हो गए, वो भी 3 ही अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हो गए, राइट। ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत लंबी कोई ऐसी जर्नी हो, राइट, मतलब इस तरीके से मैं कहूँगा इट्स वेरी क्विक, राइट, कि हाँ कोई 100% डेडिकेटेड होकर अगर पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड जो है थोड़ा सा, मे बी प्रिविलेज्ड हो, लेकिन जो है या बट आपकी जर्नी मतलब व्हाट वर्क फॉर यू? सर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो हैं वो हर साल डेटा ये है कि 12 से 13 या 20 लोग मैक्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर लोगों का जो डेटा मैंने पहले बोला था वो 3rd या 4th अटेम्प्ट में ज़्यादा होता है। व्हाट वर्कड फॉर मी is not seriousness with respect to life but sincerity. सीरियस नहीं होना है, क्योंकि सीरियस अगर आप हो गए, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सैडनेस। आप सिंसियर रहिए। आप लाइफ भगवान ने गंभीर होने के लिए नहीं दी है, आपको सिंसियर होके पढ़ाई करने के लिए जो कुछ करना है वो करिए, हार्ड वर्क करिए, पर सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ नहीं। Okay. क्योंकि सीरियसनेस एक बहुत अच्छा सीधा स्टेप है कि आप धीमे धीमे टेंशनाइज्ड हो जाओगे। तो हम लोग को अगर 8 घंटे पढ़ने हैं तो आप सिंसियरली 8 घंटे पढ़िए, उसके बाद नॉन सीरियस हो सकते हैं, सीरियस नहीं, बट रिवर्स मत कर दीजिएगा कि आप पहले नॉन सीरियस हैं फिर सिंसियर हो गए। 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे 7 घंटे पढ़िए, तो आई हैव मेंटेन दैट एफिशिएंसी। कई बार ऐसा होता था कि 12-12 घंटे 14 घंटे भी काम था, बट एटलीस्ट आई मेंटेन 2 घंटे तो मैं पढ़ लूँ। तो वो ओवर कंपनसेशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ टाइम वो मैनेज करना पड़ता है वाइल यू आर इन जॉब। बट उससे सर एक फ़ायदा ये होता है कि कंसिस्टेंसी इन पैटर्न बना रहता है कि आप इफ़िशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। सर एक है लॉ ऑफ एवरेजेस। मान लीजिए कि आई वुड नॉट हैव बीन इन द जॉब एंड आई वुड हैव बीन पर्टिकुलरली एंड होल हार्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन,
तो जो मैं 8 घंटा भी पढ़ रहा हूँ वो सर 16 घंटे में वही आउटकम आएगा, वही आउटकम आता है। तो वो एवरेज आउट हो जाता है टाइम। और पर्टिकुलरली तब एवरेज आउट होता है जब ऑलरेडी आप जॉब में हो, क्योंकि उसके बाद में आप खाली बैठ के आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप खाली बैठ के देखिएगा कि सर वो नहीं एवरेज आउट परफेक्शनिस्ट होने लगते हो ना कि और रिसर्च कर लेते हैं और पता कर लेते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्री भी देख लेते हैं, तो इफिशिएंसी सर उससे वही नहीं बढ़ती है, वो वही रहती है। तो सर ये अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, जो आपने इसमें पूछा था क्वेश्चन, ये था कि पहले अटेम्प्ट में मैं जॉब में था, जो मैंने बताया था पहले, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लॉ फर्म में। उधर मैंने 6 महीने जॉब किया, देन आई लेफ्ट इट बिकॉज वो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। इवन आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा भी हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि लॉ फर्म में उधर मर्जर एंड एक्विजिशंस, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कंपनीज के इनकॉर्पोरेशंस, तो सर वो काफ़ी हेक्टिक काम है, बहुत ही आपको माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। एंड आई वांटेड टू बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस सिंस आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, बट इन ऑर्डर टू हैव फाइनेंशियल बैकअप आई जॉइंड इट। तो सर स्टार्ट सिर्फ 6 महीने बचे थे प्री के लिए, 2019 का जो प्री हुआ था, उस टाइम में आई हैड दिस इंक्लिंग कि मैं नोट्स बनाऊं या मैं टेस्ट दूं। इसमें थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा पहले कि काफ़ी लोग हैं जो एक सर नोट्स उन्हीं के बन सकते हैं जो 1 साल से पढ़ाई किए हैं, 6 महीने से कोचिंग में या खुद से। जॉब में सर नोट्स नहीं बन पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई कुड हैव चोजन मेकिंग नोट्स और कुड हैव मेड अटेम्प्टेड माई प्री टेस्ट, क्योंकि सर प्री आने वाला है। सो आई चोजन द लेटर पार्ट। मैंने बहुत मॉक लगाए, उसी की वजह से सर एक इंक्लिंग बन गया, दैट इज स्किल। अल्टीमेटली सर जैसे कि आपने पूछा कि ये एग्जाम नॉलेज का है, आई वुड से कि सर 1.5 साल के बाद इधर जितने भी लोग बैठे हैं, आप भी हैं, मैं भी हैं, आपने भी प्रिपरेशन की है, मैंने भी की। सर 1.5 साल में अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं, सीरियसली नहीं, सिंसियरली अगर आप पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज और मेरिट और टैलेंट सर सबका सेम हो जाता है। उसके बियॉन्ड ऐसी क्या चीज़ है जो इम्पैक्ट करती है? आपका परस्पिरेशन और मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि हर दिन आदमी इसमें टूटता है, क्योंकि एग्जाम सर 3 स्टेज का है। सर 2 घंटे का एग्जाम तो है नहीं, अनलाइक अदर एग्जामिनेशन की 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक स्टेज में बाहर हुए, अब पहले स्टेज में आ जाओगे, पहले स्टेज में बाहर हुए तो आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, आपका रिगर कितना लाइफ में रहा है, आप कितनी टॉलरेंस कैपेसिटी है कि आप झेल सकते हो इस एग्ज़ाम को, ये बहुत मायने रखता है। तो मेरा पहले अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ टेस्ट लगाए, जो कि वो एक स्किल डेवलप कर ली। क्योंकि जो फेल हो रहे हैं कैंडिडेट पर्टिकुलरली इन प्री, उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी बहुत नॉलेज हो चुकी है, अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टेस्ट पे। और टेस्ट भी ऐसे नहीं कि बहुत सारे लगा रहे हैं, बट एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि 10,000 MCQ इज मिनिमम एंड री रिविजन, क्योंकि यू आर बिकॉज व्हाइल फ्लिपिंग द पेजेस ऑफ द बुक यू वोंट बी एबल टू नो वेयर आर यू मेकिंग द एरर्स। सर एरर तो सर टेस्ट से पता चलेगी। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी ह्यूमन साइकोलॉजी की ये है कि दे डू नॉट वांट टू बी क्वेश्चनड। अब सर आप बुक पढ़ें तो आपको तो क्वेश्चन कोई करेगा नहीं, बट जब आप टेस्ट देंगे तो आपको क्वेश्चन करेगा और आपके कम नंबर आएंगे। और सर जब कम नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आप टेस्ट नहीं देंगे। सर वो विशेष साइकिल बन जाती है। और सर जब एग्जाम अभी प्री आने वाला है, 28 मई को प्री होने वाला है, आई एम टेलिंग यू सर कि 90% ऑफ द पीपल आर डूइंग फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। सर वो स्टार्ट करेंगे मार्च के स्टार्टिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में, एंड दे वोंट बी गेटिंग गुड मार्क्स, सो दे विल स्टार्ट रीडिंग अ लॉट। हाँ एग्जैक्टली। फिर वो पढ़ने लगेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, मैं पहले पढ़ लूँ फिर मैं टेस्ट दे दूंगा या टेस्ट दे दूंगी, फिर उनके कम नंबर आएंगे, फिर और पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से वो मॉक जो है वो साइडलाइन हो जाएगा। अल्टीमेटली माई स्ट्रेटेजी वॉज फॉर प्री कि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, क्योंकि बुक से एक एक्टिव एंगेजमेंट नहीं होता है, टेस्ट से होता है। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम एक्टिवली एंगेजिंग विद यू, जस्ट लाइक टेस्ट भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो आई एम एक्टिवली एंगेजिंग। तो एक एक्टिव मेमोरी एक्टिवेट होती है, उसमें सर पैसे मेमोरी होती है। तो जितनी मैं जल्दी गलती करूंगा तो वो मुझे लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, बुक से नहीं होगा। तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन प्री। ट्रू, इट इज ऑल्सो क्लोज टू प्रोक्रास्टिनेशन की हाँ वो आसान है, किताब पढ़ते रहना आसान है, वीडियो देखते रहना आसान है, क्लासेस चल रही हैं आप आराम से बैठे हो, बट वो जो माइंड से क्वेश्चन पूछना तो माइंड भी अवॉइड करता है कि नहीं ये मत करो, बहुत टफ है ये।
तो जो है तब भी इफ यू पुट अ नंबर, यू सेड 10,000 MCQs जो है आपको लगाने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए. मॉक मतलब 10,000 MCQs इज मोर लाइक 100 मॉक्स. हाँ, एट मोस्ट 100 मॉक्स जो है अगर आप लगा कैन बी डन, कैन बी डन. कैन बी डन. Okay, great, great, great. Okay, then what worked for you in जो है mains, मतलब other than law optional? Means my the mains portion was my Achilles heel. I cleared pre all the times, but mains was the stumbling block. सर उसका तो बहुत सारे रीजंस है कि मेंस की स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा. वो पर्सनल रीजंस हैं काफ़ी, बट क्योंकि इस एग्ज़ाम में एकेडमिक दिक्कत तो होती हैं बहुत लोगों को, बट सर वो 5 से 6% लोग को होती है. वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत लोग का इकोसिस्टम बहुत सिक्योर होता है लाइफ का, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, पर वो हर किसी के पास प्रिविलेज नहीं है. 94% लोगों को नॉन एकेडमिक इश्यूज होते हैं. काफ़ी लोग हैं जो मैरिड वुमेन हैं, काफ़ी लोग हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, काफ़ी लोग गाँव से आते हैं, काफ़ी लोगों के घर में डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, काफ़ी लोगों के पेरेंटल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, काफ़ी लोगों के इंटर पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं. तो सर वो बहुत बड़ा जो लाइफ का इशू है वो यूपीएससी को इम्पेक्ट करता है. तो मेरा ये मानना है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मेंस में मेरा स्टम्बलिंग ब्लॉक का यही सारे रीजंस थे. उसमें से कि थे, इफ आई टेल यू पर्टिकुलरली, पहले मेंस में आई वाज डिफेंडिंग माय फ्रेंड्स इन कोर्ट. वो बहुत पर्सनल है और उसके आगे आई वोंट बी एबल टू गिव द डिटेल्स. सेकंड में आई लॉस्ट माय नाना just 10 days before mains. So I do not hold back my informations because it should be publicly known. There would be many people who would be connecting with me there. कि सर 10 दिन पहले, और entire value system I got from my grandfather from maternal side. अब सर 10 दिन में while I was writing my second mains, I used to remember him. सर थर्ड में डेल्टा वे में I lost my father. सर वो सर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था लाइफ में कि हो क्या रहा है. तो सर देन आई केम बैक टू दिल्ली. सो आई स्टार्टेड इंटेंसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड इंटेंसली वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट सो दैट आई डू नॉट गेट इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ टू. सर ये सब थॉट्स कब आएंगे? जब आप खाली बैठे होंगे. जब आप खाली बैठे होंगे तो सर खाली बैठना ही नहीं है, आप पढ़िए, आप और पढ़िए, तो ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे आपके माइंड में. तो आई इंटेंसली स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन and intensely working in Supreme Court. So it helped me a lot उस टाइम में. तो then in mains, जो आपने जो मूल प्रश्न था, जो मैं बहुत देर में आ रहा हूँ, मैंने बहुत लिखा है इस बार. काफ़ी लिखा है इस बार. मेंस में आई हैव गिवन अगेन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, आई हैव गिवन माई मेंस अगेन. लेट इंटरव्यूज अवेटेड, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. बट हाँ, द सम एंड सब्सटेंस एंड द थिंग इज दिस, that there are personal issues which many people faces or many people will face. So they have to be very strong mentally. तो जो पहला क्वेश्चन था आपका कि सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, नॉलेज सबके पास है, कंटेंट है, ऐसे क्या चीज़ है जो हेल्प कर जाती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में? वो पर्टिकुलरली है सर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है. बहुत लोग टूट जाते हैं इस प्रिपरेशन में. सो उनका थोड़ा सा एक मेंटल बैकअप होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, पॉजिटिव एनर्जी मिले जहाँ से, फैमिली हो तो और बेस्ट रहता है. तो ये सब चीज़ें हैं. तो वांटेड टू टच अपॉन दैट जो है ये मैं भी आपकी जगह होता शायद टूट गया होता थर्ड अटेम्प्ट में. आपने बोला कि यू लॉस्ट योर फादर बिकॉज फादर इज़ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम, राइट? कि हाँ जो है नॉट ओनली अ प्रोवाइडर बट अ टोटल इमोशनल सपोर्ट सिस्टम. ये साहस, मतलब ये करेज जो है, कैसे अपने आप को अपने समेटा, वापस आए, लड़े इससे? लाइफ इज सच that either you can flight or you can fight. दो ही मोड हो सकते हैं. तो आई एम नॉट लाइक भाई इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, आपके सामने अगर कोई समस्या खड़ी, आप भाग जाएं. अल्टीमेटली यू हैव टू मूव ऑन. बहुत लोग थे सर उस समय जो, क्योंकि आई कैन डिस्कस देयर केसेस, बहुत लोग सर इट्स अ कॉमन ट्रेजेडी विच हैज हैपेंड इन कोविड. तो दो ग्रुप थे फ्रेंड्स के. एक ग्रुप था जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया. डिप्रेस इसलिए होगा कि दे लॉस वेरी डियर एंड नियर वंस जस्ट लाइक मी. तो उनका मोड ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन वाज टू गो इनटू हाइबरनेशन. एंड हाउ दे वेंट इनटू हाइबरनेशन बाय टेकिंग मैनी substances, contrabands, psychotropic substances, narcotics, like that. So they wanted to
suppress their senses. Still I am supporting them to pull them up. उस सिचुएशन में सर वो अभी तक परसिस्ट कर रहा है. There were very few people like me who did not go there because it is bodily harming. So I started, as I talked earlier, started my job very intensely. And I kept in touch with many people so that I would be in a good space of mind. And I had this responsibility given by my Nana and given by my Papa that I have to clear this examination by any means. तो सर वो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं फैमिली में जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं. कुछ लोग डाउट करेंगे बट कुछ बहुत फ्यू पीपल हैं जो हमेशा सपोर्ट करते थे. वही सर वही दो लोग थे, नाना एंड पापा. इररिवोकेबल सर एक वर्ड है, इररिवोकेबल ट्रस्ट जो होता है जो कभी नहीं टूटता, वो सर बहुत इंपॉर्टेंट था. तो वही है कि उनका इंस्पिरेशन रहा एंड आई एम कंटिन्यूइंग द लेगेसी एंड दैट इज़ लाइफ सर. तो वही है कि मेंटल स्ट्रेंथ कितना है इस एग्जाम में सर बहुत ज़रूरी है मेंटल स्ट्रेंथ. तो वो चीज़ है एंड आई एम नॉट गिविंग माई लाइफ एग्जाम्पल टू फोकस ऑन माई लाइफ रादर देन इट गिव्स एन if not inspiration but a lesson कि there are problems, there would be many problems जो मुझसे भी ज़्यादा बदतर हो सकती हैं लोगों की लाइफ में अभी भी, and who are into UPSC they are doing it. So जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी NCERT नहीं हो पा रही, उनके मॉक्स नहीं हो पा रहे, उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे, तो आई वुड से देम लर्न फ्रॉम अस, लर्न फ्रॉम अदर पीपल कि आपका जो स्ट्रगल है थोड़ा प्रिविलेज वाला है. वही जो उसको बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही मायोपिक जो है शायद. बड़ा या छोटा उनकी डेफिनेशन है बट वो है कि थोड़ा सा नैरो है आपका. आप ट्राई करिए कि ज़्यादा लोगों को देखिए, उनकी लाइफ को सीखिए. तो एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि इफ़ यू आर फेसिंग अ लॉट, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप अपने से भी जो ज़्यादा बुरी सिचुएशन में उनको देखिए तो आपको थोड़ा सा रिलेटिवली एक साहस मिलेगा कि आपकी ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं है. और अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि आप IAS IPS बन गए, तो ये देखिए कि आपसे भी ऊपर बाप लोग बैठे हैं तो उनके जैसा भी आप ज़्यादा ऊंचे नहीं है. तो ये थोड़ा सा कामनेस मेंटेन रहता है, थोड़ा ह्यूमिलिटी रहती है लाइफ में, और हम्बलनेस इज अब एड्स वॉल्यूम टू योर कैरेक्टर. ये रहना चाहिए. ट्रू ट्रू. आई एम वेरी श्योर कि जो है आपके नाना और आपके फादर जहाँ भी होंगे दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि जो आप निखर के आए हो एज अ लीडर. आई एम वेरी श्योर कि दे मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड. तो जो है कमिंग बैक टू आवर UPSC जर्नी, सो इट वाज वेरी हार्ट टचिंग. सो जो है इंटरव्यू स्टेज है आपका, राइट? तो जब आपको पता था कि अब इंटरव्यू देना है तो उस दौरान आपने क्या किया एंड हाउ डिड यू क्रैक, बिकॉज आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं इंटरव्यू में, तो वो क्या फॉर्मूला है? सर पर्टिकुलरली अबाउट इंटरव्यू, आई गॉट द बोर्ड विच इज़ फेमस फॉर नॉट गिविंग मार्क्स. ओके. So but I got from them 198, which I have this information that it is highest from that board. Okay. So actually one of my junior went there and that junior has created an impression in me that this board is very tough. Okay. So when I got to know that I got this board, I told earlier that I could have developed the flight mode or fight mode. So I could have developed that kind of inkling. So when I went inside, I had this perspective beforehand that I have to be gender neutral. Okay. That if female is facing some issues, male is also facing that. So everything has to be addressed in a Very proper balanced, equal manner. But society is not such. वो सर moral equivalence नहीं है. अगर फुल सिंपैथी विद एम्पैथी विद वुमेन, उनके साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो मेल के साथ हो रहा है, बट वी लाफ इट ऑफ अगर मेल के साथ होता है. तो वो नहीं ऐसा होना चाहिए. अगर फीमेल के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो मेल के साथ अगर हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक मैरिटल रेप, तो मैरिटल रेप अगर हो रहा है फीमेल के साथ तो मेल के साथ अगेंस्ट हो रहा है, तो वो भी गलत है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया. तो आई हैड दिस पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी. व्हेन आई वेंट इनसाइड आई फाउंड 4 women and 1 man sitting there कि भाई 4 औरतें हैं और 1 आदमी है. तो अब मैं जेंडर न्यूट्रल रहूं कि ना रहूं. तो अब ये सर ये कोर्ट से आ गया थोड़ा सा कि वो हेल्प किया कि भाड़ में गई जेंडर न्यूट्रलिटी. अब मैं सिर्फ महिला सशक्तिकरण, वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही बात करूंगा, जो कि यही क्वेश्चन आया. मैरिटल रेप में वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड हैज आस्क्ड मी that Rishabh, what is your view on marital rape? I could have said, if I would have been in the earlier positioning of mind,
that male is also suffering. But I said, ma'am, it is very unfortunate that in India, a woman is getting violation of bodily integrity, reproductive autonomy, and destruction of her own agency. And the safety which is secured in the hands of male, and particularly the safety provider, is violating her integrity. Should not be done. So she said, what should we do, Rishabh? So I said, ma'am, we just need to amend the law. No, I need your opinion on right to life. I said, ma'am, a woman is a woman. A rape is a rape, irrespective of the marital status of a woman. So therefore, the solution is remove the marital rape exception in section 375 of IPC. So it will make the rape as a crime which is age neutral. So if a female of 1 year or even 80 years, won't matter if she is married or not. So that is how there are many layers in my interview, but if I get the chance again, then I will share the entire process of interview. So it was enriching. So when I was exiting the interview, so the board has asked me, the chair asked me that where are you going? So the next hour I had this hearing in court again on 10th of May. So ma'am, I am going to court. Okay, so best of luck. The board has said for me to fight for the case. Great. So that was it. वो हैवी पर्सनालिटी टेस्ट एंड दे आर सो मच एक्सपीरियंस दे नो कि हाँ सामने जो बैठा है वो किस तरह की पर्सनालिटी है तो एंड आई थिंक दे राइटली It was very enriching. ग्रेट ग्रेट सो फाइनली व्हेन यू गॉट टू नो कि हाँ जो है मैं सेलेक्ट हो गया हूँ एंड अब आइडिया हो जाता है कि हाँ क्या मिलने वाला है अब तो हाउ वाज दैट फीलिंग एंड फिर क्या हुआ Sir, on 30th of May, just 20 days after my interview, we were eagerly waiting for our results. So it was getting delayed by, so we were having this thought कि pre के बाद आएगा कि pre के पहले आएगा, but it got released on 30th of May. Sir, I won't say that I was unhappy. I was happy, but more than that, I was contented. कि चलो निकला तो ट्रू कई बार सर वो लूप में फंस जाते हैं लोग, देन इट डज नॉट बिकम अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंटेंटमेंट. तो वो कंटेंटमेंट आ गया कि चलो निकला. एंड इंडिया सच अ सोसाइटी वेयर इज सो मच ऑफ बायस टुवर्ड दिस एग्जामिनेशन दैट एवरी अदर प्रोफेशन इज जस्ट लाइक डिमीन्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड, नॉट विजुअली एंड वर्बली बट सबकॉन्शियसली. These services are giving greater leverage and the higher positioning in the society. So it has to be corrected and remedied in my position. But I was contented ki yes, then within 5 to 7 days, even before DUPT has allocated a service, media has already allocated our service that I will get IPS or not. So I got IPS this year. Let's see in interview what will happen to me. नहीं श्योर So that is अब एक थोड़ा बच्चों का सवाल जी है सर. और थोड़ा बच्चे उससे पूछते हैं कि आप सर आईपीएस ऑलरेडी बन चुके हैं आप यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज तो आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन तो जो है आप ऑलरेडी आईपीएस बन चुके हैं आप दोबारा अपीयर हो रहे हैं राइट तो आपने हम यू नो एक पोजीशन हमारी कम कर दी हम सेलेक्ट हो गए होते समथिंग तो वो थोड़ा दिल में आता है कि यू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी सेलेक्ट हु आर ऑलरेडी सेलेक्टेड लॉट ऑफ ऑफिसर्स वो रीअपीयर करते हैं राइट सो what is you know the sentiment there कि हाँ क्यों हमें reappear करना है या First of all, legally you are allowed to do. You can do it. Second of all, this should not be the your situation right now. That you are thinking if a person is clearing the examination and he or she is appearing again. Then the question would be, you should have appeared and you should have cleared it. I am very blunt and cruel on it. आप अभी क्लियर करिए. नाउ द कॉन्वर्स आई वुड आस्क द वेरी नेक्स्ट ईयर यू क्लियर इट, then it is your responsibility not to appear it. not to appear Because you have already asked this question. true And most of the people are going to appear. Then you should be steadfast in your commitment. Right, That whatever the word you have said against us, then you should be following it. True. Third thing, sir, particularly the main answer is this. In IPS is a very respectful service. I won't say job, it's a service. So I can have most of the civilian context, I can detect crimes, I can prevent crime. But the whole in governance is particularly lies in the hand, is still in the hands of IAS, Indian Administrative Service. So the role which is more curative in nature in IPS, that is a problem is occurring, then I am removing it through investigation, through filing charge sheet. But particularly in IAS, I can prevent it because I would be having the hold on education, I would be having the hang on health, skill, many other policies also. So these are the more impactful things
which can prevent such kind of occurring, which we know as crime, particularly which will be dealt by IPS. So preventive nature is more lies in terms of governance in IAS, curative is in IPS. But with due respect, I do not get into IAS, then I am very much contented and happy in being an IPS officer. सो ऋषभ जी जो है आज के जो ऋषभ हैं एज एन ऑफिसर ऋषभ और जो प्रिपेयर कर रहे थे मे बी या इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट आपने जो जो ऋषभ थे राइट, तो इन दोनों ऋषभ में क्या डिफरेंस है? सर मेरे अंदर तो कोई व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आया. देयर इज नो पर्सनालिटी डिफरेंस इन मी, बट द बिहेवियरल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल अराउंड मी हैज चेंज्ड. Then I would give a suggestion to people who get selected later on in future. You should be what you are. Do not have this kind of arrogance, because it easily can seep into human personality. True, true. Because I think becoming an IAS, becoming an IPS, becoming a civil servant, MP बन जाओ, MLA बन जाओ, वो fictional aspect है. Ultimately beneath all those layers आप human being है. So my formula is clear. One human being should treat another human being as a human being. No personality difference is required, irrespective of who you are, provided सामने वाला भी ऐसा ट्रीटमेंट करे. अदरवाइज तो रेमेडी ली जा सकती है उसके लिए. तो जो है जो बहुत सारे, क्योंकि प्रिपरेशन तो 5 लाख लोग जो है मिनिमम कर रहे हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है जो नंबर ऑफ सीट्स हैं तो बहुत कम है. तो देयर आर यू कैन से फेलियर्स और लर्निंग्स, बट येस द नंबर इज़ वेरी वेरी हाई. तो क्या सजेशन है आपका कि क्यों करनी चाहिए अगर आपको पता है कि हाँ इतना कम स्ट्राइक रेट है, तो क्यों प्रिपेयर करें यूपीएससी? सर ये इसके लिए एक मजाकिया तरीके से बोल रहा हूँ कि बोला जाता है अगर आप 20वीं मंजिल से गिर जाएं, चांसेस ज़्यादा हैं बचने की कि यूपीएससी क्योंकि 0.001% है. हाँ स्टेटिस्टिकली बायस है, बट 5-6 लाख लोग अपीयर होते हैं, बट 50 से 60 हज़ार लोग सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं. तो आपका कॉम्पिटिशन 50-60 हज़ार के साथ है. फिर धीमे धीमे वो कम होता जाएगा. बट प्री आप निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे टफेस्ट स्टेज प्री है. वो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है प्री. आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मेंस से स्टार्ट होते हुए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू तक जाएगा. तो आपका रिजेक्शन स्टेज में तो अगर आप सिक्योर कर लिए तो मेक श्योर दैट यू क्लियर इट. इफ नॉट इन द सेकेंड अटेम्प्ट, इफ नॉट थर्ड, देन यू डिसाइड कि आपको लेटर ऑन करना क्या है. तो बिकॉज थर्ड अटेम्प्ट वुड बिकम अ माइल स्टोन इन योर लाइफ, क्योंकि आप मैच्योर हो जाएंगे काफ़ी उस टाइम में. अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप 22-23 के हो जाएंगे या 24 के. अगर आप इंजीनियर या लॉ या मेडिकल से 26-27 साल के, देन इट वुड बी योर डिसीजन कि आपको करना क्या है. सो द थिंग इज दिस, बी हैप्पी, बी लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम बी सिंसियर फॉर दिस प्रिपरेशन. नंबर्स में मत जाइए. नंबर्स इज जस्ट लाइक अ नंबर एंड इट विल चेंज वेरिएबली. आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए, हार्डवर्क करिए, ह्यूमिलिटी रखिए, ऑनेस्टी रखिए अपने साथ, देन इट विल बी एन ईजी टास्क. सो एज वी नो कि हाँ सारे लोग तो सेलेक्ट नहीं होंगे. डू यू थिंक कि बिफोर अ पर्सन गेट्स इनटू दिस जर्नी, यूपीएससी जर्नी, कुछ मार्कर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मे बी विद रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, समथिंग, कि हाँ उसे पता चल जाए कि यार मुझे तो नहीं जाना चाहिए इसमें? सर वो सिविल सर्विसेज में बस एप्लीकेबल नहीं, वो ह्यूमन नेचर में भी एप्लीकेबल. आई वुड से इफ़ यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ यू कैन बी अ सिविल सर्वेंट, बट सिविल सर्वेंट में आने के लिए आपके पास कौन सा करेक्टर और नेचर होना चाहिए. प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए. यू शुड बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम. यू शुड नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम विथ एवरी सॉल्यूशंस, रादर देन देयर आर मेनी पीपल. हाउ मैनी सॉल्यूशन यू प्रोवाइड, वो हर समाधान में समस्या ढूंढ लेते हैं, और काफ़ी लोग हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं. तो यू हैव टू बी सॉल्यूशन फाइंडर. कंप्लेनिंग एटीट्यूड कम करिए. बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग करेंगे भी. आप स्ट्रक्चर में भी जाएंगे तो आपको कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, रिफॉर्म करने वाले कम मिलेंगे. तो सर मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यू कैन बी अ पर्सन who wants to be a civil servant, then you should be the not problem maker, but solution finder. You should have this courage and conviction that you can clear this examination. You should have this confidence होना चाहिए that you will make it through. And despite that, notwithstanding the fact that you do not,
then again the same criteria applies. You should have this courage and conviction and confidence that you can lead a good life despite not getting it. Because there are many people who every year they exhaust their attempt, they exhaust their age, but their life continues. तो वो चरहवेती वाला प्रिंसिपल तो रहना चाहिए, लाइफ मूव्स ऑन. बट हाँ सर, ये पता लगाना कि आप सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं कि नहीं, एग्जाम देना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा. ओके. बट आप पहले से मत मान लीजिए कि आपने निकाल पाएंगे. सर ये 3 स्टेजेस हैं जो आपको टेस्ट करती हैं. तो आपको तीनों स्टेज में खरा उतरना है. तो आप स्किल डेवलप करिए. स्किल क्या है, जो बहुत सरल भाषा में, क्या प्री में टिक लगाइए सही. मेंस में कोई भी अगर आपको सवाल पूछा गया 250 वर्ड लिखना आना चाहिए. इंटरव्यू में जो आपने पिछले 2 स्टेज में किया वो बोलना आना चाहिए. यही 3 है. बट सुनने में सरल लगता है, बट सर वो स्किल डेवलप करना एज अ टास्क, क्योंकि सर ये एफर्ट रिक्वायर करता है, ये एफर्ट मांगता है. क्योंकि एफर्ट, मैंने सर 2 ग्रुप देखे अपने करियर में यूपीएससी की सर्विसेज में प्रिपरेशन में पर्टिकुलरली, कि एक ग्रुप है जो गाइडेंस लेता है, स्ट्रेटेजी लेता है, हार्ड वर्क नहीं करता, और वो सालों साल लेता है. दूसरा सर है जो हार्ड वर्क और एफर्ट देते हैं, बट उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, दे गेट थ्रू. तो हम लोग को सिर्फ दूसरे वाले में होना चाहिए, पहले वाले में कम होना चाहिए. ट्रू. आई थिंक जो है, जो स्ट्रैटेजी के लिए जो मार है कि हाँ स्ट्रैटेजी बता दो, वो शायद ये सुनना चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, कि इन्होंने कोई ऐसा शॉर्टकट लिया हो, इन्हीं के साथ हम भी निकल जाए. तो शॉर्टकट ढांचा ही ऐसा है एग्जाम का, आप ले ही नहीं सकते. क्योंकि प्री है, मेंस इंटरव्यू है, कौन सा शॉर्टकट लोगे, फंसोगे कहीं ना कहीं. ट्रू. तो वो चीज़ है. तो इट इज़ लाइक व्हाट आई शुड से, कि एक गेम की तरह है जिसमें यू आर क्लियरिंग 1 स्टेज. रशियन राउलेट से सुना होगा. हाँ. तो रशियन राउलेट में दैट गन रशियन राउलेट, कि भाई कौन से में गोली पड़ेगी पता नहीं है. तो वो है सर ऐसा कि इंटरव्यू तक में, आई नो देयर आर मैनी पीपल जो 4 बार इंटरव्यू में पहुंचे हैं, जिनका नहीं हुआ है. और जो लोग हैं जो 6 अटेम्प्ट में पहली बार प्री निकाले हैं, उनका पूरा एग्जाम निकला है. सो दे आर वन ऑफ माय बैचमेट, शी गॉट थ्रू इन हर 5th or 6th attempt. Okay. In her last attempt. So she said, fortunately, unfortunately, I'm not giving this examination again. She's an IPS. Okay. So that was her reaction, because after 5 years you literally get fed up. That is why I said you should decide a milestone for you when you particularly start your preparation. कि हाँ भाई, अब 3rd attempt तक मैं दूंगा एग्जाम, मैं दूंगी एग्जाम, उसके बाद मुझे एग्जाम के साथ कुछ और भी करना पड़ेगा. 3rd attempt should be that marker. Okay. वो इम्पोर्टेंट है. सर मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा मेरे तरफ से, कि वन ऑफ माय वेरी सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन. उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, कि मैं उनके लिए पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा कि नहीं निकलता है जिनका एग्ज़ाम. उन्होंने बोला था, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू. ये कभी फोकस मत करिए कि आपको बनना क्या है, ये फोकस करिए आपको करना क्या है. अगर आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आपने एनजीओ खोला है, आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप जो चीज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑन व्हाट यू वांट टू डू. वुमेन सिक्योरिटी, माइनॉरिटी वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, पुलिंग अप द मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन. आप किसी भी पोस्ट में हो, आप आम आदमी क्यों ना हो, अगर आप उसका 10% भी कर लेना, आप कंटेंटेड रहेंगे लाइफ में, सेटिस्फाइड रहेंगे. बट अगर आप इसी ट्रेडमिल में घूमते रहे कि मुझको ये बनना है, ये बनना है, और आप 10 साल बाद नहीं बन पाए, 7 साल 6 साल बाद नहीं बन पाए, तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड. आप ना बन पाएंगे ना आप चीज़ कर पाएंगे. वाओ, ग्रेट. मतलब दिस इज वेरी एनरिचिंग. जो है ओके, तो लास्ट में जो है बस मैं इतना कहना चाहूँगा ऋषभ जी, कि जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, मे बी 2023 या 2024, उनके लिए कुछ मोटिवेशन, कोई मैसेज उनके लिए कि हाँ क्या दिमाग में रखना है? यही है कि एग्ज़ाम निकलेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, क्योंकि एग्ज़ाम यूपीएससी कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है यूपीएससी के द्वारा कि हम किसी का एग्ज़ाम नहीं निकलने देंगे. वो बनाया ही गया है कि एग्ज़ाम निकाला जाए. 23 वाले जिनका भी प्री आ गया है 28 मई को, तो वो मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दें, प्री में लग जाएं. एंड पर्टिकुलर आई वुड अप्रिशिएट फिजिक्स वाला एफर्ट राइट हियर एंड मैनी अदर एट टेक पर्टिकुलरली ऑल्सो, कि दे आर डूइंग अ वेरी ह्यूमन सर्विस while giving the education in an inclusive manner and democratizing the platform of education, which has become particularly the Delhi oriented. Now you are making
you are cutting the barriers of regions, you are cutting the barriers of community and caste through the process of technology, and through this process of technology you are providing education. So it is a, you are creating a mass effect in terms of creating and educating people of India. So that is where edutech comes in. हाँ, 2023 वाले प्री में आ जाए, 24 वाले थोड़ा सा सिंसियर होने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 24 का भी एग्ज़ाम अब दूर नहीं है और 1.5 साल की ही प्रिपरेशन होती है, फिर 1 साल का एग्ज़ाम होता है, तो आपका इफेक्टिवली 2.5 साल की प्रिपरेशन है, तो उसको थोड़ा सा सहेज के रखें और थोड़ा सा सिंसियर हो। थैंक यू ऋषभ जी। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने जो यहाँ पे विटनेस किया है, आपने देखा है एक लाइव एग्जांपल ऑफ करेज, लाइव एग्जांपल ऑफ विजडम, राइट, कि हाँ उनको लाइफ के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक ये मेरा भी मेजर टेक अवे है आज के इंटरव्यू से, राइट, कि हाँ कुछ भी होता है, मतलब लाइफ है, इट गोज ऑन, राइट, होगा, कभी बहुत नीचे गिरेंगे, कभी अच्छा भी दिन जाएगा, बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट एंड गेट बैक एंड फाइट अगेन। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट फॉर कमिंग, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, थैंक यू।